जय गिरनारी, जय जय गिरनारी। मारू सौभाग्य है कि गिरनाરની ધરતી પર આવું અને આટલા બધા સંતોના દર્શન થાય। શેરનાથ બાપુ દેખાય છે ને મુક્તાનંદજી બાપુ નજરે પડે, અમારા મહેશગીરી દેખાય છે। आप सब संतों ने, वडीलों ने मारा खूब खूब प्रणाम। गया 2 दिवस थी गुजरातनी जनता जनार्दनना दर्शन करवानुं मने सौभाग्य मळ्युं छे। અને જે ઉત્સાહ અને ઉમંગ હું ગુજરાતમાં જોઈ રહ્યો છું, આમ તો ઘરનો છોકરો હોય એટલે આશીર્વાદનું મન તો હોય જ બધાને, પણ જે ઉત્સાહ અને ઉમંગ હું જોઈ રહ્યો છું, આ પ્રેમ, आशीर्वाद ए खूब मोटी मारी मूडी है बापा। अने मने गर्व थाय कि जे जमीन पर बेसीने मैं आप सबना चरणों में शिक्षा दीक्षा लीधी, ये आजे दुनियानी कसोटीए पार उतरी रही है। आप सौवे वडीलोए मने आपेली शिक्षा, मने आपेली दीक्षा, मने आपेला संस्कार, आज हूँ एने सलाम करूं छूं कि तमारा ये संस्कार ने कारणे आज दुनिया में भारत नो डंको वागी रह्यो छे। मेहनत कदाच मारा नसीब में लखेली छे, मेहनत कदाच मारा संस्कार नो वारसो छे, અને મહેનત એ કદાચ મારી જવાબદારીની પ્રેરણા છે। અને એના કારણે ગયા 10 વર્ષમાં આપે મને મોકલ્યા પછી મેં ક્યારે પાછું વળીને જોયું નથી। અને હૃદયમાં एक ज भाव, बस मारू भारत। मेरा भारत, मेरा परिवार। एज भाव साथे अनेक मोटो संकल्प लईने काम करूं छुं અને 2024 में एक बहुत मोटा संकल्प साथे देशना चरणों में मारा आवनारो समय ईश्वरे आपेली उमर पल पल देश माटे खपावी देवी छे। पल पल तमारा माटे, पल पल देशना माटे। 24/7 फॉर 2047।
અને સપનું છે વિકસિત ભારતનું 2047માં દેશ આઝાદીના 100 વર્ષ મનાવે ત્યારે વિશ્વ આખું એક અવાજે કહે કે ભારત દુનિયાનું વિકસિત રાષ્ટ્ર બની ગયું છે અને ભારત વિકસિત ત્યારે જ બને કે 5 વર્ષ પહેલા મારું ગુજરાત વિકસિત બને. અને આ સંકલ્પને પૂરો કરવા માટે આ ચૂંટણી, भाइयों बहनों, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है. देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है. भारत में स्थिर और मजबूत सरकार दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है. और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये चुनाव एम्बिशन के लिए नहीं है. वो एम्बिशन तो 2014 में देश की जनता ने पूरा कर दिया. 2024 का ये चुनाव मोदी के एम्बिशन के लिए नहीं, मोदी के मिशन के लिए है. और मेरा मिशन है देश के उज्जवल भविष्य का. मेरा मिशन है देश को आगे ले जाने का. लेकिन कांग्रेस का एजेंडा क्या है? कांग्रेस कह रही है कि वो कश्मीर में जो मैंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि 370 हम फिर से लागू करेंगे. भाइयों बहनों, इस देश में जो लोग संविधान माथे पे लग करके नाच रहे हैं ना, उनकी सर्वसत्ता थी. पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था. कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी. लेकिन वे कभी भी देश का संविधान सब जगह पे लागू नहीं कर पाए. मोदी के आने तक देश में 2 संविधान थे. एक संविधान से देश चलता था, दूसरे संविधान से जम्मू कश्मीर चलता था. क्या ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान नहीं था? क्या ये भारत के संविधान का अपमान नहीं था? क्या हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों का अपमान नहीं था? मैं सरदार पटेल की भूमि से आता हूं. अगर सरदार पटेल होते तो देश का संविधान जम्मू कश्मीर में भी शान से लगा होता. लेकिन जो काम सरदार साहब का अधूरा रह गया, ये धरती का संतान, आपका संतान, ये सेवक उसे पूरा कर पाया. 370 गई, 370 को जमीन में गाड़ चुका हूं. और मैं कांग्रेस के शाही परिवार को, कांग्रेस के शाहजादे को खुली चेतावनी देता हूं. अगर उनके हिडन एजेंडा है तो हिम्मत के साथ देश के सामने आके कहे कि वो धारा 370 फिर से लागू करेंगे. मैं देखता हूं बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करने की उनमें कितनी ताकत है. અને આપણે ત્યાં તો કહે ને, ખેલ ખેલાડીના ઘોડા અસવારોના. और इसलिए
उनका जो एजेंडा है वो समझने जैसा है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा सीएए, जो लोग हमारे पड़ोस के देशों में जो हिंदू हैं, जो भारत मां के संतान रहे थे, उनका एक ही गुनाह है कि वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो जैन धर्म का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, ईसाई धर्म का पालन करते हैं, पारसी धर्म का पालन करते हैं। इसलिए वहां पर उन पर जुल्म होता है, वहां से उनको भगा दिया जाता है। उनके लिए तो एक ही सहारा है, ये मां भारती की गोद। कहां जाएंगे? उनको मताधिकार देने का मैंने नागरिक का कानून बनाया, वो कहते वो उसको भी खत्म करेंगे, दोबारा हम पूरी तरह से लाएंगे। मैं वो भी कांग्रेस को चुनौती देता हूं, उनके सारे चट्टे बट्टे को चुनौती देता हूं। अब देश में से न फिर से 370 ला पाओगे, न सीएए हटा पाओगे। मैंने 3 तलाक कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि मेरे देश की मुसलमान बेटियों को सम्मान से जीने का हक मिले। कोई सरफरा 3 बार तलाक बोल दे और उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और सिर्फ बच्ची की नहीं, उसके मां बाप भाई बहन जिन्होंने उसको शादी करके ससुराल भेजा था, जब बेटी वापस लौटेगी तो उस परिवार का क्या होगा? मैं उन सब की रक्षा करना चाहता था, और इसलिए मैंने 3 तलाक पर रोक लगाने का कानून बना दिया। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, शाहजादे को चुनौती देता हूं। हिम्मत है तो खुल करके कहिए कि दोबारा 3 तलाक की मुक्ति दे देंगे, और वोट के लिए 3 तलाक अलाउ कर देंगे। ये मोदी है, मुकाबला नहीं कर पाओगे। कांग्रेस के एक सांसद दक्षिण भारत को अलग करने की मांग कर रहे हैं। देश को इतना बांटा, कितना बांटोगे? राजनीति इतनी गिर गई है आप लोगों की। इंडिया अलायंस की पार्टनर पार्टियां वे विभाजन की बात करती हैं। साथियों, कांग्रेस के लोगों को विभाजन की मानसिकता विरासत में मिली हुई है। एक कांग्रेस ही है जिसने सत्ता के लिए देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था। तमिलनाडु के पास एक पूरे का पूरा आइलैंड, कच्चातीव द्वीप, ये कांग्रेस सरकार ने देश आजाद होने के 30 साल के बाद पड़ोसी को दे दिया। ऐसे ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ऐसे ही दे दिया, लो ले जाओ, मौज करो। और ये सच्चाई अभी अभी सामने आई है कि कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया था कि उस द्वीप पर, उस टापू पर कुछ नहीं है, कोई रहता नहीं है, क्या जरूरत है, ले जाने दो। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी सोच वाले जो लोग हो, मैं तो सोच करके कभी कभी कांप जाता हूं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो उन्हें गुजरात के गौरव की चिंता वो लोग न करते, और मेरा जूनागढ़ भी पाकिस्तान के पास चला गया होता। ये मेरे गिर के शेर दुनिया के सामने गर्जना करते हैं, वो हमारे पास नहीं होते। दोस्तों, साथियों, ये सरदार पटेल है जिनका इतना बड़ा योगदान कि आज मैं आपके बीच बैठ करके हम लोग भारत का भाग्य लिखने के लिए बात कर सकते हैं। दोस्तों, साथियों, कांग्रेस पार्टी जैसी खतरनाक मानसिकता, गुजरात को लेकर कांग्रेस के मन में जो खींच और नफरत है, कांग्रेस के अगर सत्ता में आई तो गुजरात के लिए, देश के लिए खतरनाक हालात पैदा कर सकती है। ये तो कह देंगे कि कच्छ में, रेगिस्तान में क्या जरूरत है यार, वहां तो कोई रहता नहीं है, ना घास फूस है, कुछ नहीं है, दे दो। उनको देर नहीं लगे, उनको कोई परवाही नहीं है।
उसका भी सौदा कर सकती है। यहां गुजरात के तटीय क्षेत्र में कई ऐसे द्वीप हैं जहां कोई नहीं रहता है। कांग्रेस ऐसे द्वीपों का भी सौदा कर सकती है। और ये मोदी है जिसने पहली बार प्रधानमंत्री के बनने का, आजादी के इतने सालों के बाद, ये मीडिया के लोगों का काम है रिसर्च करना। अच्छा होता पहला आप लोगों ने रिसर्च की होती तो। भारत सरकार के पास ये जानकारी नहीं थी कि हमारे पास कितने द्वीप है। मैंने आकर के सैटेलाइट से सर्वे कराया और आज हमारे देश के आसपास, हमारे समुद्र के इलाके में 1300 से ज्यादा द्वीप है। और कुछ द्वीप तो सिंगापुर से बड़े हैं। और मैंने ये भी ठान लिया है मैं उसमें से भी सिलेक्ट कर करके उसका भी डेवलपमेंट करूंगा। ये टूरिस्ट को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। दुनिया के टूरिस्ट के लिए यहां जगह बन जाएगी। ये संभावना है। ये हमारे यहां के समुद्री तट के किनारे पर भी है जी। ये सब डेवलप होने वाला है। साथियों, ये कांग्रेस का चलता तो हिमालय की बर्फीली चोटियों का भी सौदा कर सकती है, क्योंकि वहां भी कोई रहता नहीं है। कांग्रेस की खतरनाक सोच से देश को सावधान रहना है। साथियों, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही देश की सुरक्षा को दांव पर लगाती रही। कब कहां बम का धमाका हो जाए कुछ पता नहीं होता था। और जो यहां नौजवान है ना, जो 20, 22, 25 साल के हैं, जो पहली बार वोट करने जाने वाले हैं, 10 साल पहले देश का क्या हाल था उनको ध्यान में नहीं होगा, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल रही होगी। आपको याद होगा, हवाई जहाज में जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टेशन पर जाओ, माइक पर से सूचना आती थी 24 घंटे कि अगर आपको कहीं कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो हाथ मत लगाना। कहीं कोई लावारिस बैग पड़ी है तो पुलिस को जानकारी देना, हाथ मत लगाना। कहीं कोई टिफिन का डिब्बा है, कहीं कोई बड़ा खिलौना पड़ा है, हाथ मत लगा। क्यों? डर रहता था बम का धमाका होगा, उसमें बम रखा होगा। ये सूचनाएं 2013-14 तक चलती रहती थी। गुजरात के इस बेटे को आपने बिठाया ना, ये खबरें बंद हो गई कि नहीं हो गई? कभी पढ़ा सुना क्या? लावारिस को सुना क्या? वही लावारिस हो गए जो लावारिस की कथाएं करते थे। साथियों, सीमा पार से गोलीबारी होती थी। हमारे सैनिकों को जवाबी फायरिंग के लिए दिल्ली से इंतजार करना पड़ता था। जवान शहीद होते थे, लेकिन कार्रवाई के लिए दिल्ली परमिशन नहीं देता था। कांग्रेस सरकार पहले पाकिस्तान परस्त गिरोह को और देखती थी। उनके इशारों पर देश के फैसले होते थे। वो इकोसिस्टम आज मौके की तलाश में है कि कांग्रेस आए तो उनके जीवन में फिर से एक बार बहार आ जाए। लेकिन क्या देश ऐसे दिन फिर से आने देगा? क्या देश ऐसे दिन फिर से देखना चाहता है? क्या ऐसे लोगों को फिर से एंट्री मिलेगी क्या? और इसलिए आप देखिए, सोशल मीडिया पर उनकी बेचैनी देखिए। पूरी ताकत लगाकर फर्जी, फेक प्रोपेगेंडा, खुद का चेहरा चल नहीं रहा है तो मोदी का चेहरा और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से झूठ फैला देना। बीजेपी के नेताओं का चेहरा, उनके मुंह में कुछ झूठ फैला देना। और देश भर में यही खेल खेल रहे हैं जी। दुकानें मोहब्बत की खोलते हैं और फर्जी माल बेचने का खेल खेल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस अब अपना नकाब उतारकर अपने असली रंग में आ चुकी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा था। आजादी के 75 साल बाद
भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। लेकिन जब उसके प्राण प्रतिष्ठा में उनको निमंत्रण दिया, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। ये कौन सा संस्कार है? मैंने मंच पर आते ही जब संतों को देखा तो पहले सर झुका करके नमन किया मैंने। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। साथियों, कांग्रेस ने ये क्यों ठुकरा दिया, उसकी वजह भी अब खुल करके बता दी है। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताइए किसको जिताना चाहते हैं? कोई मुझे बताए। भगवान राम हारने का मतलब कौन जीतेगा? क्या सोचते हैं लोग? और इसी सोच के साथ मुगलों ने 500 साल पहले राम मंदिर को गिराया था। यही सोच लेकर हमारे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। और हमारे देश के वीरों ने 17 बार सोमनाथ के अंदर कैसी लड़ाई लड़ी थी, बलिदान दिए थे। और कांग्रेस पार्टी, हम इसको हरा देंगे, हम इसको तोड़ देंगे, इसको फोड़ देंगे, क्या भाषा बोल रहे हैं? साथियों, कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने का नहीं, अपना वजूद बचाने का चुनाव है। और इसलिए कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण में पूरी ताकत से उतरी है। और हमारा कांग्रेस के बीच में फर्क साफ है। उनके लिए तुष्टीकरण सब कुछ है, हमारे लिए संतुष्टिकरण सब कुछ है। हम देशवासियों को संतुष्टिकरण के लिए काम करते हैं। यहां तक कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी मुस्लिम लीग की भाषा में लिखा गया है। हमारे यहां तो कहावत है, हथेली में चांद बतावे એવું કહે છે ને। હવે તેમનો હાથ જોયો તો ચાંદ જ ચાંદ દેખાય, બીજું કઈ દેખાતું જ નથી। कर्नाटका में कांग्रेस ने ओबीसी समाज का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को दे दिया। जब देश का संविधान बना था, महीनों तक चर्चा चली थी और देश के संविधान के निर्माता, और उस समय कोई उसमें आरएसएस बीजेपी वाला नहीं था, कांग्रेस के मूर्धन्य नेता थे, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी थे। और महीनों तक चर्चा करके तय किया था कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दलितों को, आदिवासियों को, बख्शीपंथ पिछड़ों को या सामाजिक कारणों से आरक्षण दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कर्नाटका में रातों रात एक फतवा निकाला और एक ऑर्डर निकाला, और कर्नाटका में भी जितने भी मुसलमान हैं सबको ओबीसी घोषित कर दिया। और ओबीसी को जो वहां 27% आरक्षण मिला था, उसका बड़ा हिस्सा लूट लिया। क्यों? उनके दिमाग में सिर्फ अपनी वोट बैंक भरी हुई थी। ये कोशिश कांग्रेस ने आंध्र में भी की थी। और अब कांग्रेस संविधान बदलकर पूरे देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण कम करके उनको छीनने का और बांटने का संकल्प लेकर के बैठी हुई है।
लेकिन मोदी ने खुले मन से जनता के बीच कांग्रेस की इस साजिश को देश के सामने ला दिया है। मैंने गारंटी दी है कि एससी, एसटी, ओबीसी को मिले आरक्षण को, सामान्य समाज के गरीबों को मिले हुए आरक्षण को अब कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और मोदी जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करने देगा। भाइयों और बहनों, मैं पिछले 9 दिनों से कांग्रेस को 3 चुनौतियां दे रहा हूं। मेरी पहली चुनौती है, कांग्रेस लिख करके दे कि वो देश में संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस लिख करके दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य समाज को जो 10% गरीबों को मिलता है, संविधान से मिला आरक्षण का अधिकार नहीं छीनेंगे। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस लिख करके दे कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां वो कर्नाटका का जो मॉडल है, ओबीसी को काट करके धर्म के आधार पर आरक्षण देने का, वो किसी भी अपने साथियों की सरकारों में, राज्यों में इस प्रकार का पाप नहीं करेंगे। ये देश को लिख करके दे। मैं लगातार बोल रहा हूं, चुप बैठे हैं, मतलब उनका ये हिडन एजेंडा है, मतलब उनकी सोच में कोई खोट है। और इसलिए मैं आपको चेताने आया हूं कि हम ये पाप उनको नहीं करने देंगे। और कांग्रेस मेरी चुनौतियों से भाग रही है। और कांग्रेस जैसे ही वो कुछ भी बोलेगी, कांग्रेस का हिडन एजेंडा सामने आ जाएगा। साथियों, जूनागढ़ समेत ये सारा क्षेत्र हमारा समुद्री तट का इलाका है। मैं समझता हूं देश के विकास में कोस्टल इकोनॉमी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम ब्लू इकोनॉमी पर बल दे रहे हैं। कांग्रेस जब तक यहां रही, उसने गुजरात के तटीय क्षेत्रों का विकास की तरफ अनदेखा किया। हमारी सरकार ने पहली बार गुजरात की कोस्टल इकोनॉमी को समृद्ध बनाने की दिशा में काम किया। ये भाजपा ही सरकार है जिसने पहली बार मछुआरों को किसानों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। हम लगातार तटीय इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस कर रहे हैं। सूत्रापाड़ा, माडवाड़ा, नवल बंदर और वेरावल पोर्ट, इसको हम डेवलप कर रहे हैं। 22 हेक्टेयर में 7,000 से ज्यादा नावों की क्षमता वाला फिशिंग हार्बर तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही प्रयासों से पिछले 20 वर्षों में गुजरात का मछली निर्यात 8 गुना से अधिक बढ़ गया है। आज गुजरात जापान को भेजी जाने वाली सुरीमी का प्रमुख उत्पादक है। अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मछुआरों की आर्थिक समृद्धि की गारंटी दी है। हमारा संकल्प है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार करेंगे। हमारा संकल्प है कि मछुआरे भाई बहनों के लिए बीमा कवरेज मिलेगा। हम उसको बढ़ाना भी चाहते हैं। हम प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर भी बनाएंगे और सीवीड की खेती को भी बढ़ावा देंगे। यानी देश की आजादी के बाद हमारे समुद्री तट थे, इतना बड़ा समुद्री तट हिंदुस्तान का, लेकिन अलग फिशरमैन के लिए मिनिस्ट्री नहीं थी। पहली बार बीजेपी ने मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया है, क्योंकि हम ब्लू इकोनॉमी को, मछुआरों के जीवन को, हमारे कोस्टल को हर प्रकार से डेवलप करना चाहते हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। साथियों, गुजरातની ધરતી, મને યાદ છે હું જ્યારે ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી હતો અને બહારજીને વાત કરું કે અમારું બજેટ મોટું પાણીમાં જાય છે, કારણ કે ગુજરાતમાં 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુષ્કાળ પડે, પાણી વિના આપણે બલખા મારતા હોઈએ, એવા આપણા દિવસો। આજે ગુજરાત જે 20 વર્ષ લગાતાર પાણી માટે આપણે મહેનત કરી, જન આંદોલનો ચલાવ્યા, અમૃતસરો બનાવ્યા, ચેક ડેમો બનાવ્યા, સુજલામ સુફલામ યોજના બનાવી, આ બધા પ્રયત્નોનું પરિણામ છે કે આજે આપણે પીવાના પાણી અને ખેતરને પાણી પહોંચાડી શકીએ છીએ।
નર્મદા યોજનાનો આપણે પૂરતો લાભ પહોંચાડવા માટે સૌની યોજના આ ચાલી છે. જલ જીવન મિશન, ઘરે ઘરે નળથી જળ મળે. મારી માતાઓ બહેનોને માથે બેડલા લઈને 2 કિલોમીટર જવું પડતું હતું, બધું બંધ કરાવી દીધું. મોદીએ બેડલા ઉતરાવી દીધા. તાળે અને ઘરમાં નળમાં જળ મળે. જુનાગઢ, પોરબંદર, અમરેલી આ બધા જ ગામોમાં પાણી પહોંચે એની વ્યવસ્થા. મોટી પાઇપલાઇનો લાગે. હું જ્યારે ગુજરાત બહાર લોકોને કહું ને કે મારુતિ કાર જાય એવડી મોટી પાઇપલાઇનો છે તો એમને આશ્ચર્ય થતું હતું. અને ગુજરાતવાળા તો જોઈ છે, અંદર ઘર બનાવીને રહેવું તો એવડી મોટી પાઇપ નાખી છે મેં નીચે. અને અમરેલીમાં સૌની યોજનાથી 30,000 હેક્ટર ભૂમિને સિંચાઈ પહોંચી છે. આદિવાસી ખેડૂત 3 ફસલ ઉગાવી શકે એની વ્યવસ્થા કરી છે. લગાતાર વિકાસ માટે નવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને બળ આપ્યું છે. સોમનાથથી ભાવનગર નેશનલ હાઈવે એના પર કામ ચાલી રહ્યું છે. જુનાગઢમાં 300 કરોડ રૂપિયાની લાગતથી 4 લેન સડક સોમનાથ જુનાગઢ વચ્ચે કેશોદનો એરપોર્ટને મારે ગાજતું કરવું છે. મારે દુનિયાના ટુરિસ્ટોને અહીંયા લાવવા છે. ગીરનો લાયન જુએ, મારું સોમનાથ જુએ, મારું દીવ દમણ જુએ, એના માટે મારે મોટું કામ કરવું છે ભાઈઓ. અમારા જુનાગઢ જિલ્લામાં ટુરિઝમને માટે એટલી બધી તાકાત છે. હું જ્યારે બહાર કોઈને કહું ને કે તમે એક રાજ્યમાં 7 દાડા રહીને આવો ને, તમારા એકલા જુનાગઢ જિલ્લામાં 7 દાડા જોઈએ તમારે, એટલું બધું છે. ગીર, સોમનાથ, કોડીનાર મોટા પોર્ટ બનાવવાની કલ્પના છે. અને 10 વર્ષની ઉપલબ્ધિઓ, 5 વર્ષનો સંકલ્પ, 25 વર્ષનું વિઝન, આની સાથે આજે અમે દેશ પાસે આવ્યા છીએ. ભાઈઓ, પીએમ સૂર્યઘર યોજના, મારું સપનું છે તમારું વીજળીનું બિલ 0 કરવાનું. મારું સપનું છે તમારી ગાડી, સ્કૂટર, સ્કૂટી, પેટ્રોલનું બિલ 0 કરવાનું. તમને થાય કે આ મોદી સાહેબ શું કહે છે? હા, હું તો પાકો ગુજરાતી છું ભાઈ. પીએમ સૂર્યઘર યોજના, સરકાર પૈસા આપે છે. તમારા ઘર ઉપર સોલાર પેનલ લગાવો, વીજળી ઉત્પાદન કરો, વીજળી ઘરમાં મફત વાપરો, અને વધારાની વીજળી સરકાર ખરીદશે, તમને પૈસા આપશે. એટલું જ નહીં, તમે જે વીજળી પેદા કરશો, તમારું સ્કૂટર, હવે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ આવવાના છે. સ્કૂટર, ગાડી, સ્કૂટી ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ થાય, પછી તમે અહીંથી રાજકોટ જાઓ, ભાવનગર જાઓ, જામનગર જાઓ, અમદાવાદ જાઓ, બાપુડી લહેરે લહેર, 1 રૂપિયાનો ખર્ચો નહીં. બધું કાના માતા વગર મફત. મેં એક બીજું કામ માથે લીધું છે. મારે 3 કરોડ દીકરીઓને લખપતિ દીદી બનાવી છે. દેશમાં ગામડામાં 3 કરોડ લખપતિ દીદી બનાવી. એટલા માટે મારે એક પ્રસંગ કહેવા માંગુ છું. હું થોડા દિવસ પહેલા મધ્યપ્રદેશના શહેડોલ પાસે આદિવાસી ગામમાં ગયેલો. કોઈ કાર્યક્રમ હતો નહીં, મારી પાસે સમય હતો, જ્યારે ગામમાં મને થયું ચાલો બધાને મળું. તો ત્યાં સ્વયં સહાયતા સમૂહ ચલાવનારી કેટલીક બહેનોને મળવાનો કાર્યક્રમ બનાવ્યો. તો એમની જોડે બેઠો તો મેં બહેનોને પૂછ્યું કે બેન શું ફરક પડ્યો છે? તો એમાં એક બહેને કહ્યું, સાહેબ મારી આવક, હું લખપતિ દીદીમાં આવી ગઈ છું, કારણ કે અત્યાર સુધીમાં 1 કરોડ લખપતિ દીદી બનાવી દીધી છે. મેં બહેનને પૂછ્યું શું કરશો? હવે તમે વર્ષે લાખ રૂપિયા કમાતા થયા તો શું કરશો? તો આદિવાસી બહેને તો મને કહ્યું, સાહેબ થોડા ઘરેણા લાવવા છે. સ્વાભાવિક ઈચ્છા થાય, થોડા સોનું ચાંદી ખરીદવા છે. મેં એક બીજી બહેનને પૂછ્યું, એ થોડું 8મા 9મા સુધી ભણેલા બહેન હતા. તો કે બેન તમે શું કર્યું? એ કે મેં તો મારા પતિ છે ને એ સાયકલ પર મજૂરી કરવા જતા હતા, તો એમના માટે સ્કૂટી લઈ આવી. પછી કે મને ખબર પડી કે મને બેંકથી લોન મળે, તો મેં જરા ભણેલી હતી લીધું તપાસ કરી. પછી મેં ટ્રેક્ટરની લોન લીધી અને મેં મારા પતિને એમના જન્મદિવસે ટ્રેક્ટર ભેટ આપ્યું. એક આદિવાસી દીકરી કહે છે
મેં એને ટ્રેક્ટર ભેટ આપ્યું અને પછી મને એના મેં ટ્રેક્ટર લઈને આપ્યું અને કે હું જે કામ કરીએ છીએ અમે ટ્રેક્ટરથી ખેતરમાં મજૂરી કરીએ છીએ તો અત્યાર સુધીમાં લગભગ અમારી બેંકની લોન પૂરી થવા આવી છે, એકાદ વર્ષમાં પૂરી થઈ જશે. આ લખપતિ દીદીની કમાલ છે. 1 કરોડ લખપતિ દીદી બની ગઈ છે. મોદી એની ત્રીજી ટર્મમાં 3 કરોડ લખપતિ દીદી બનાવવા માંગે છે. ક્રાંતિ કેવી રીતે આવે છે? અને સાહેબ કોંગ્રેસના હાલ કેવા છે? હું મારા આંકડા છે 3 કરોડ લખપતિ દીદી બનાવી, એમનો પ્રોબ્લેમ છે. મેં એક સભામાં પૂછ્યું, મેં કહ્યું બોલો ભાઈ, તમને પૂછ્યું, ચલો ને આપણા ગુજરાત વાળા, બોલો આવડો મોટો દેશ કોઈ અજાણ્યા માણસને તમે આપી શકો? જરા જોરથી બોલો ને ભાઈ, આપી શકો? અત્યારે અમારી સામે જે લોકો ચૂંટણી લડે છે, ભારતમાં બહુમતી જોઈતી હોય ને સરકાર બનાવી હોય તો તમારે 272 સીટ જીતવી પડે, ઓછામાં ઓછી 272 તમારી પાસે જોઈએ. ભાજપ સિવાય એકે પાર્ટી 272 સીટ જ નથી લડતી. બોલો હવે એમનું શું થાય? અને છતાંય બસ પીએમ બનવું છે. હવે મને કહો, જેને તમે જાણ્યો હોય, પારખ્યો હોય, એને તમે પીએમ બનાવો કે ના બનાવો? આવડો મોટો દેશ એને જ સોંપો ને. જેને જેનો રેકોર્ડ જ ખબર ના હોય એને તમે પીએમ બનાવી શકો? હવે એમને મેં જરા પૂછ્યું કે ભાઈ તમે કહો તમારે કોણ માણસ છે, કોને સોંપે દેશ, ચલો નામ તો આપો એક. તો એમણે શું ફોર્મ્યુલા કાઢી છે કે અમે બધી પાર્ટીઓ ભેગી થઈને દર વર્ષે એક પ્રધાનમંત્રી, બીજા વર્ષે બીજો, ત્રીજા વર્ષે ત્રીજો, 5 વર્ષમાં 5. હવે આ લોકોને મારે કેમ સમજાવવું? આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં તો કે 10 ખેડૂતો હોય, 2 એકર જમીન હોય, એમને થાય કે આપણે પાણીની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. એટલે 10 ખેડૂતો ભેગા થયા. ભેગા થઈને એમણે પાણીનો ટ્યુબવેલ કરવાનો વિચાર કર્યો. તો કોઈ જાણકાર માણસને બોલાયો. એ કે સાહેબ પાણી તો છે નીચે, જો તમે 100 મીટર નીચે જાઓ તો તમને પાણી મળશે. તો આ 10 ખેડૂતો ભેગા થયા. એ કે શું કરીએ? તો કે મારા ખેતરમાં 10 મીટર કરો, બીજો કે મારા ખેતરમાં 10 મીટર કરો, ત્રીજો કે મારા ખેતર, તો કે 100 મીટર થઈ જશે. અલ્યા ભાઈ, આ 10 ખેતરમાં 10 કુવા કરે પાણી ન નીકળે, એ તો એમાં તમારે એક જ જગ્યાએ 100 મીટર કરવું પડે ત્યારે પાણી નીકળે. આ 10 મીટર ખેતરોમાં કરવા વાળો ખેલ એક વર્ષે એક પ્રધાનમંત્રી આ એમ માંડીને બેઠા છે. ભાઈ આ હું ભલું કરશે આપણું? ભાઈઓ બહેનો, મારી એક બીજી ઈચ્છા છે. આપણી જે જવાન પેઢી છે, જે મહેનત કરે છે, કમાય છે, 30 હોય, 35 હોય, 40 હોય, 45 ઉંમર હોય, એના ઘરમાં વડીલ બા બાપુજી, દાદા દાદી, કાકા કાકી, મામા માસી કોઈ ને કોઈ હોય છે જ. હવે એની સામે 2 કામ હોય છે. એક તો પોતાના સંતાનોને મોટા કરવાના, સંતાનોના સપના પૂરા કરવાના, રોજમર્રાની પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવાની, અને પોતાના વડીલોને સાચવવાના. હવે વડીલોની રોજમર્રાની વ્યવસ્થા કરવી કે એના માટે મુશ્કેલ નથી. દીકરો સમર્પિત હોય છે, દીકરી સમર્પિત હોય છે, સંભાળી લે. પણ માંદગી આવી જાય તો દીકરા માટે મુસીબત થઈ જાય, દીકરી માટે મુસીબત થઈ જાય કે આ બાપને બીમારીમાં શું કરવું? મારા છોકરાઓને મોટા કરું કે એમની દવાનો ખર્ચો કરું શું? આ એની ચિંતા દૂર કરવાનું કામ તમારા દીકરાએ કર્યું છે. મેં નક્કી કર્યું છે કે 70 વર્ષથી ઉપરના જે કોઈ હશે, ગમે તે સમાજના, ગમે તે વર્ગના, ગમે તે આર્થિક સ્થિતિવાળા, ગમે તે 70 વર્ષથી ઉપરના જે કોઈ હશે, એના ઈલાજનો ખર્ચો દિલ્હીમાં તમારો દીકરો સંભાળશે. એટલે ભાઈઓ બહેનો, હું તો ગુજરાત પાસે આજે આશીર્વાદ માંગવા માટે આવ્યો છું. એવી મને તાકાત આપો, એટલા બધા આશીર્વાદ આપો. અને આપણા બધા સંતો જ્યારે અહીંયા બેઠા હોય ત્યારે એ આશીર્વાદ ફળી નીકળે. 7મી મે
આપણે ત્યાં મતદાન છે, દાડા બહુ રહ્યા નથી. આપણે વધુમાં વધુ મતદાન કરાવવું છે ભાઈ. બધા રેકોર્ડ તોડવા છે, તોડશો? તમારા બૂથમાં બેસવું પડે કે ભાઈ ગયે વખતે 600 વોટ પડ્યા હતા, વખતે 750 પડવા પડે, વોટ વધારે પડવા પડે. અને વોટ આપવા જાવ તો ગામમાં નાના સરઘસો કાઢીને જાઓ ભાઈ. એક ગામ હોય ને તો 10 વાગ્યા પહેલા 25 જણના 10-30 સરઘસ નીકળે, થાળી વગાડતા વગાડતા શ્રી રામ કરતા જઈએ અને લોકતંત્ર કો ઉત્સવ મનાઈએ ને ધમાધમ વોટ કરીએ. ભલા બીજી મારી લાગણી છે બધા બૂથ જીતવા જ ભાઈ. મારે 26 સીટો તો તમે મને આપવાના જ છો ભાઈ. તમે મને કઈ પારકો ન માનો, કોઈથી તમારા ઘરનો છું. મને કોઈ દાડો તમે નિરાશ ના કરો, મને ખાતરી છે. પણ આ વખતે કામ મોટું લઈને આવ્યો છું. મારે બધા પોલિંગ બૂથ જીતવા છે ભાઈ. મહેનત પોલિંગ બૂથ પર કરવી પડે. અને 7મી તારીખે જોરદાર મતદાન કરીને જૂનાગઢથી અમારા સાથી ભાઈ રાજેશ ચુડાસમા એમને વિજયી બનાવો. ઉભા થાવ ભાઈ એટલે જરા. હા, પોરબંદરથી અમારા મનસુખભાઈ માંડવિયા, અમરેલીથી અમારા ભરતભાઈ સુતરિયા અને માણાવદર વિધાનસભા સીટના બાય ઇલેક્શનમાં અમારા ભાઈ અરવિંદભાઈ, અમારા જૂના સાથી, એમને વિજયી બનાવો અને ભારે મતોથી વિજયી બનાવો. એ જ મારે અપેક્ષા. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી.